अस्थमा अवेयरनेस मंथ, जी हाँ, हम मई के मंथ को एज अ वर्ल्ड अस्थमा अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं और इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो मिथ जो अस्थमा को लेकर लोगों के मन में होते हैं। अगर हम मिथ नंबर 1 की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा वहम होता है, मिथ होता है कि अस्थमा एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी ये समस्या अगर किसी को है, अगर हम उसके साथ बैठते हैं, खाना खाते पीते हैं तो हमें भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अस्थमा इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। ये आपको अस्थमेटिक पेशेंट के साथ बैठने, खाना खाने से, छूने से नहीं होती है। अगर हम बात करें मिथ नंबर 2 की तो बहुत सारे अस्थमेटिक पेशेंट को ऐसा वहम होता है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे तो हमारी अस्थमा की समस्या बढ़ जाएगी। ये भी एक वहम है। असल में एक्सरसाइज करने से अस्थमा की समस्या कभी बढ़ती नहीं है, बल्कि आपको उसमें काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलता है, आपको उस समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है आप खुद समझिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त होता क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाने के कारण आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, साथ में रिलैक्स होती हैं, जिससे अस्थमा की जो समस्या है उसमें काफ़ी आराम देखने को मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर अस्थमेटिक पेशेंट को कहा जाता है एक एक्टिव लाइफ जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, जिसमें आलस का कहीं पर भी कोई रोल नहीं होता। वहाँ पर वॉक, एक्सरसाइज और पूरे दिन के कामकाज से लेकर हर एक वो एक्सरसाइज इंक्लूड होती है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है एज अ वर्कआउट आपके पूरे डे में। मिथ नंबर 3, ज़्यादातर लोगों को एक वहम होता है कि अस्थमा एक ऐसी समस्या है जो अक्सर बुढ़ापे में देखने को मिलती है। इवन कुछ लोगों का मानना तो ये भी होता है कि अस्थमा की समस्या बचपन में होती है और बड़े होते होते खत्म हो जाती है, यानी एज फैक्टर को लेके लोगों के दिमाग में अस्थमा को लेकर कई वहम होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अस्थमा एक ऐसी समस्या है जो बचपन में भी हो सकती है, एडल्ट में भी हो सकती है, या आपके लेटर एज यानी बुढ़ापे में भी आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि असल में किसी भी व्यक्ति को अस्थमा होता क्यों और कैसे है, तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। किसी भी व्यक्ति को जब अस्थमा की शिकायत आती है तो सबसे पहले अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति को बार बार जुकाम, सर्दी, खांसी की समस्या होती है और ये इतना फ्रीक्वेंट हो जाता है कि एक पेशेंट को लगता है कि ये तो सिर्फ जुकाम है, ये तो मेरे को होता ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे ये जुकाम अस्थमा का रूप ले लेता है और उस पेशेंट को जब पता चलता है तब तक समस्या काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम जल्दी जल्दी हो जाती है, ठीक होने में समय लेता है और उसके बाद फिर कुछ दिनों में आपको 15-20 दिनों में दोबारा हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आपको शुरुआत में ही एक सही ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये अस्थमा का रूप ना लें और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अब अगर हम बात करते हैं फोर्थ मिथ यानी चौथे वहम के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को एक वहम होता है कि अस्थमा की निशानी, एक सिम्टम होता है व्हीजिंग साउंड आना, यानी कुछ सीटी जैसी छाती में से आवाज़ आना सांस लेते वक्त। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम हर किसी में दिखाई दे। तो अगर आपको ये सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा और आप ये सोच रहे हैं कि आपको अस्थमा नहीं है, तो ये आपकी गलती हो सकती है। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो चेक करते हैं अपने स्टेथोस्कोप से, तो उसमें वो व्हीजिंग साउंड बहुत ही क्लियर सुनाई देती है। लेकिन आमतौर पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि नॉर्मल कानों से, मतलब विदाउट स्टेथोस्कोप के, वो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को अस्थमा की समस्या नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप अपना ये वहम दूर करें और अपनी समस्या को गंभीरता से लें। फिफ्थ मिथ मतलब पांचवा वहम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि
कि अस्थमा की जो समस्या है उसको आराम से काबू किया जा सकता है, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो अस्थमा के पेशेंट हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो इसकी बिल्कुल अपोजिट एक लाइन बोलेंगे कि ये समस्या ज़िंदगी भर ठीक नहीं होती, मेरे को देख लो, उसको देख लो, हमें बचपन से ये समस्या हुई थी, आज तक ये समस्या है। जिसके कारण उनका ना केवल बहुत सा पैसा बर्बाद हो रहा होता है, बल्कि वो ठीक से ना अपना काम कर पाते हैं, ना ही एक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। तो यहां पर अगर आप समझना चाहते हैं कि अस्थमा का क्या सच में कोई ट्रीटमेंट है या नहीं, और सच में इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है या नहीं, तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अस्थमा में सबसे कारगर ट्रीटमेंट, और डॉक्टर की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ एक है, वो है होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक डॉक्टर। ये मैं नहीं कह रहा, आप जितने भी पेशेंट से मिलेंगे, जितनों ने होम्योपैथिक मेडिसिन ली है, ट्रीटमेंट लिया है, आप उनसे खुद पूछ के देखिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो असर है वो सांस से जुड़ी बीमारियों में बहुत ही असरदार होता है, जिसमें आपकी जो अस्थमा की समस्या है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, मैनेज हो जाती है और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। हो सकता है आपके मन में कई सवाल हों जो आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की पूरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्ट करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन 5 वहम के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा जो एक अस्थमा के पेशेंट को अक्सर होते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या आपका कोई विषय है जिस पर आप चाहते हैं मैं अस्थमा से जुड़ी वो वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए उस वीडियो को लेकर आऊंगा। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।